तो ये है आपका 11 दिसंबर। तो देखिए, ये पहला न्यूज देखिएगा आईआर का। अच्छा, जैसे लगता है ना कभी कभी कि स्पीड भाग जाते हैं, तो बोला करो कि सरिया नहीं समझे। ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर जर्मनी डिबेट ब्रेक रूल। तो तो ये हमको क्या समझना है कि डेब्ट ब्रेक रूल क्या है ना। मेनली हमको ये समझना है। तो अब देखो समझते हैं क्या हुआ कि जर्मनी के जो कोर्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उन्होंने क्या किया कि सरकार की जो एक मूव थी, मतलब सरकार ने एक जो काम किया, बोला कि ये अनलॉफुल है, मतलब अवैध है। क्या चीज को लेके बोला? तो देखो, जैसे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का जो कोई प्रोजेक्ट होता है, तो जैसे मान लो, इसमें वही एग्जांपल ही ले रहे हैं, वही कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कोई प्रोजेक्ट में कितना कोई फंड दिया, मतलब राशि दिया। अब मान लो कि 10,000 करोड़ पैसा दिया। अब इसमें क्या हुआ कि 8,000 करोड़ यूज हुआ और 2,000 करोड़ बच गया। तो क्या किया जर्मनी में कि 2,000 करोड़ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मुझे भी। हाँ? आवाज नहीं आ रही? इससे पहले अब आ तो आ रही रही है थी। सर। अभी नहीं आई थी सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो तो क्या बोले हैं वो, कभी नेटवर्क अभी आ रही ग्लिच। है। हाँ, नेटवर्क ग्लिच होता है कभी कभी। ठीक है। तो जैसे सरकार को मान लो कि कोई प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ का फंड किया, 8,000 करोड़ खर्च हो गए, 2,000 करोड़ बच गया। तो जनरली क्या होता है ना, ये पैसा फिर रिटर्न हो जाता है सरकार के अकाउंट में। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जर्मनी में कि इस रुपया को ट्रांसफर कर दिया गया किस चीज में, क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड में, केटीएफ में। तो इस चीज को कोर्ट ने क्या बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। ठीक है। अब देखो क्या बोला। अब इसमें है उतना कम का नहीं है। हाँ, ये देखो, द फर्स्ट वाज द मूव टू चैनल underutilized allocations from one sector to another, and the second, the roll over a debt from one fiscal year to the next. अब क्या कह रहा है ये? आप लोगों को कोई नॉइज भी आ रही है क्या साइड से? नहीं ना? क्लियर है साउंड? नहीं आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, एक सेकंड, रूम बंद। तो क्या बोला गया कि देखिए, अगर पैसा क्या किए ट्रांसफर कर दिए, तो इससे क्या होगा, जो फिस्कल ईयर है ना अगले साल का, तो वो बढ़ जाएगा, मतलब उस पर कर्ज ज्यादा हो जाएगा। फिस्कल ईयर क्या होता है, सब लोग समझते हो ना? जैसे हमारे यहाँ फिस्कल ईयर क्या है, 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच जो समय होता है सरकार का, वो क्या होता है, फिस्कल ईयर। अब देखो, हमको न्यूज में जो है ना समझना क्या है, ये व्हाट इज द डेब्ट ब्रेक रूल। अच्छा देखो, ये एकदम साफ साफ पता चल रहा है ना। डेब्ट ब्रेक रूल मतलब, डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्ज। तो कर्ज जो ले रहा है उस पे ब्रेक लगाने के क्या नियम है? सिंपल है। क्या कहता है, द डेब्ट ब्रेक रूल और द बैलेंस्ड बजट रूल, इसी को बोलते हैं। तो ये टर्म याद रखना, बैलेंस्ड बजट रूल, डेब्ट ब्रेक रूल क्या है, सेट्स ए कैप ऑन हाउ मच गवर्नमेंट्स कैन बोरो टू फाइनेंस वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट। तो डेब्ट ब्रेक रूल का मतलब है कि सरकार जो है, सरकार के पास क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो कितना पैसा लेना है, नहीं लेना है, इस चीज को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं डेब्ट ब्रेक रूल। क्लियर हुआ? सब बताओ। यस सर। ठीक है। कितना होना चाहिए? तो फिजिकल डेफिसिट इन एक्सेस ऑफ 0.35% ऑफ जीडीपी। कह रहा है क्या कि जो जीडीपी है उसका 0.35% जो है, इतना ही रुपया प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब ये तो एक्चुअली नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ समझने के लिए बता दिए कि ये बात समझ में आई, डेब्ट ब्रेक रूल क्या हुआ। आगे समझ में? चलो अब देखो,
क्या न्यूज है? एलिजा इफेक्ट। पहले ये बता हमको कि रोबोट मूवी कौन कौन देखा हो? मैंने देखा सर। मैंने देखा है सर, दोनों देखी। तुम पूनम नहीं देखी हो? ये सब देखा। अगर देखे होगे तो बताते हैं। उसमें क्या होता है, चिट्टी चिट्टी जो होता है उसमें इमोशन आने लगते हैं, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो इमोशन आने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप हंस रहे हो कोई बात पे तो अगला क्या हाँ करेगा, सर। अगर उसे अच्छा लगा तो वो भी हंसेगा, अगर उससे बुरा लग गया तो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिएक्ट करेगा। तो अब क्या हो रहा है ना कि जो एआई बन रहा है, जैसे चैट जीपीटी एआई है, उसी तरह एआई बन रहा है जिसमें क्या होगा, इमोशंस भी आएंगे। मतलब समझे कि आपने कोई चीज टाइप किया, कोई हंसने वाली बात होगी तो उधर से वो भी हंसेगा, कुछ रोने वाली बात है तो ऐसा वो मतलब टेक्स्ट करके बोलेगा या बताएगा लिख के। समझ गए? है ना चमत्कारी है? तो ऐसा हो जा रहा है, यही है एलिजा इफेक्ट। क्या कहता है? देखो, एलिजा इफेक्ट इज अ सर फेनोमेनन। हाँ बोलो। सर ये चैटिंग में ही होगा या फिर ऑडियो भी। हम्म। ऑडियो? जैसे तुमने कुछ बोला तो ऑडियो तो रहता है ना कंप्यूटर में। और जैसे हाँ, कैसे और सर, गूगल में डालते हैं तो उधर से ऑडियो आप चाहोगे सुनने को, कोई टेक्स्ट तो सुन सकते हो। और सर आज जैसे के टाइम पे जैसे रोबोट हैं वो अच्छे मतलब बनते भी अच्छे हैं, और वो देखा भी है कि वर्क भी करते हैं जो ह्यूमन लोग हाँ करते हैं। तो सर उनमें भी इमोशंस आएंगे क्या? हाँ हाँ, वही चीज तो कर है। जैसे मान लो कि रूम में रोबोट लगाया, अब उसमें एलिजा इफेक्ट लगा हुआ। अच्छा, रूम में कचरा उसे पता लगा तो साफ कर देगा वो। समझ गए? जैसे तुमने कोई जोक उससे ही सुनाया। सर, हाँ, तुमने उससे कोई ही। जोक सुनाया तो वो हंसने लगा, तो इसका मतलब इमोशंस आ गए उसमें। मतलब वो चिट्ठी वाला सीन याद रखो तो फिर आप कहानी समझ जाओगे। उसमें कहानी क्या हुआ, तो वही हुआ ना, इमोशंस आ गया, फिर वो अट्रैक्ट हो गया ऐश्वर्या राय की तरफ, तो क्या हुआ, समझ गए ना? समझ गए होगे जो कहना चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब देखो क्या कहता है, एलिजा इफेक्ट इज द phenomenon in which people think computer programs or similar systems have become capable of human emotions or functions because of the way they respond to user input। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर, देखो एक चीज बताते हैं, जैसे एआई है या कंप्यूटर कुछ भी है, हम अगर उसमें कोई चीज टेक्स्ट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर दिया जाता है वो आंसर एक्चुअली क्या है, ऐसा थोड़ी वो बना के लिखता है, बना के नहीं लिखता है वो एआई। अगर नेट पे कोई चीज कहीं भी पड़ा है उस चीज का आंसर, तो वो आंसर खोज के आपको देता है, जो बेस्ट आंसर होता है। वो किसके द्वारा पता करता है, तो न्यूरल इंजन होता है, बहुत बार बताया है। तो तो क्या है ना कि जो कंप्यूटर हमारा होता है, एआई होता है, ये यू काम कैसे करता है, तो ये काम करता है कोडिंग पे। कोडिंग मतलब कि हम बोलेंगे एप्पल तो एप्पल मतलब सेब होता है, तो ये चीजें कोडिंग की जाती है कि एप्पल का मतलब सेब है। ठीक है ना? ये कोडिंग करके कंप्यूटर में डाला जाता है, तो इसलिए आप लिखते हो एप्पल तो उधर से सेब दिखाई देता है। समझ गया? तो उसी तरह से क्या हो रहा है ना कि जो इमोशंस है उसको क्या कर रहा है, कोडिंग करके डाला जा रहा है एआई में। तो मतलब कि आपने कुछ भी जोक सुनाया तो उधर से हंसेगा वो। समझ गया? मतलब आदमी के पैरेलल कर रहा है धीरे धीरे। अब देखो कहता है, इट इज नेम्ड आफ्टर 1960s कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच आल्सो रिस्पोंडेड टू यूजर्स albeit with very basic sentences that echoed their original words। तो वही कह रहा है कि क्या, तो सबसे पहले जो इसका जो नाम दिया गया था 1960 के बाद, मतलब जो यूजर्स हैं, तो उसमें क्या है कि जो ये कुछ भी आपने मान चलो बेसिक सेंटेंस डाला तो उसको क्या करेगा, वो इको करेगा। इको मतलब कि आपने बोला उसे वो क्या करेगा, रिपीट करके देगा आपको। तो इस चीज को इन्वेंट किसने किया था, तो इन्वेंट करना एमआईटी के प्रोफेसर है जोसेफ वेजनबाउम। ठीक ना? तो ये जो है इस प्रोग्राम को लाए थे, मतलब इस टेक्नोलॉजी को, और इसको क्या नाम दिया गया कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, एलिजा इफेक्ट। ठीक है, तो कहता है एलिजा इफेक्ट इज द टेंडेंसी टू प्रोजेक्ट ह्यूमन ट्रेट्स
तो अब ये क्या कर सकता है, एलिजा इफेक्ट आदमी के ह्यूमन ट्रेट्स को पहचान सकता है, जैसे एक्सपीरियंस, सिमेंटिक comprehension or empathy into computer programs that have textual interface। तो वही चीजें कह रहा है कि ये क्या करेगा कि जो आपने टेक्स्ट दिया तो उसे वो फील करेगा, जो भी आप तुम मतलब टेक्स्ट करके लिख दोगे, ठीक ना, उसमें सिंपैथी वो दिखाएगा, कुछ ने तुमने कुछ लिखा, अगर सिंपैथी वाली बात आएगी तो वो तुमको सिंपैथी दिखाएगा, ये सब चीज करके देगा। तो मोटा मोटी समझ गए एलिजा इफेक्ट क्या है। लेकिन अभी क्या है, ये छोटे लेवल पे है, आगे आने वाला में फिर इसका होगा डेवलपमेंट ज्यादा। ठीक है, चलो ये देखो, नेक्स्ट न्यूज क्या है, कावेरी बेसिन को लेके है। कावेरी बेसिन कहाँ पे है, कर्नाटका। अब देखो क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक ये वेजिटेशन है ना, क्या हो रहा है, नियरली 12,850 मतलब 12,850 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन द कावेरी बेसिन वाज लॉस्ट इन द 50 years फ्रॉम 1965 टू 2060। मतलब क्या करे कि 1995 से लेके और 2016 के बीच जो कावेरी बेसिन के पास नेचुरल वेजिटेशन था, वेजिटेशन समझते हो, पेड़ पौधे फूल पत्ती ये सब, तो 12,850 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो गया है, गायब हो गया वहां पे कावेरी बेसिन में। समझ गए, वेजिटेशन गायब हुआ है सर? ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना हाँ। इसकी वजह से, समझ गए, आदमी एंथ्रोपोलॉजी के मतलब कि आदमी का जो एक्टिविटी है ना, ह्यूमन एक्टिविटी, इसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन वहां गायब हो गया। समझ रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को। 12,850 स्क्वायर किलोमीटर छोटा जगह नहीं है, बहुत बड़ा एरिया होता है। फिर क्या करा, कर्नाटका हैज लॉस्ट मच मोर देन एनी अदर स्टेट इन द बेसिन। तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही लॉस्ट हुआ है। इट अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द लॉस्ट कवर वाइल तमिलनाडु शेयर इट्स अराउंड 1/5। अब क्या करा है कि ये जो है कर्नाटका जो है 3/4 पार्ट जो है गायब हो गया, और अगर तमिलनाडु की बात करोगे तो 1/5 पार्ट गायब हो गया। कहता है पॉइंटिंग आउट दैट नेचुरल वेजिटेशन कवर वेंट डाउन बाय अराउंड 46% ऑल दीज ईयर्स। अब देखो 46% ये घटते जा रहा है। मतलब क्या घटते जा रहा है, मतलब कि ये जो है ना 1965 से लेकर 2016 में सर आवाज तो नहीं आ रही। मैं कह रहा चली हूँ कि गई थी सर। किसी को आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर, अभी चली गई थी। कहाँ तक, ये 3/4 जो बताया समझ में आया। 3/4 5th तक समझ में आया कि 5th कर्नाटका का, इसके आगे ठीक है नहीं। ठीक है, उसको कोई ऐसा बात नहीं बोले। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कितनी चिंता की बात है ना, 46% घट गया पूरा वेजिटेशन, ये 1965 से लेके 2016 के बीच में, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट, इतना वेजिटेशन घट गया। समझ गया है। हाँ हम्म। सर। तो अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पूछ सकता है, तो पूछेगा ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन नेचुरल वेजिटेशन, कि आदमी के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका असर नेचुरल वेजिटेशन पे कैसे पड़ रहा है। तो ये डेटा कोट कर सकते हैं आप, अच्छे से आर्गुमेंट दे सकते हैं। अब देखो द क्वांटम ऑफ रिडक्शन ऑफ डेंस वेजिटेशन वाज 35% एंड दैट ऑफ द डिग्रेडेड वेजिटेशन इतना है। तो डेंस वेजिटेशन कितना था, 35%, इतना घट गया। डेंस वेजिटेशन मतलब पूरा घना था वहां पे वो हाँ पेड़ पौधे। और डिग्रेडेड वेजिटेशन तो वो था 63%, मतलब 63% खत्म हो गया। अब देखो एरियाज दैट सफर्ड एडवर्स चेंजेस इन द एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट कवर इंक्लूडेड द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नगारहोल नेशनल पार्क और द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इससे कौन कौन से एरिया अफेक्ट हुए, तो ये सारे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो जो साइंस में बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
अब देखो समझ अब काम आ रहा है ना पेपर में। तो बेसिक जब पढ़ोगे ना पूरा हर चीज, पेपर अपने आप समझ में आने लगेगा, खुद से भी पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है ना। फिर इसमें डेटा कुछ दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कितना घटा, तो उतना तो वो याद नहीं जानेगा। हाँ फिर आगे देखो, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। अच्छा गवर्नमेंट स्कीम कौन से जीएस पेपर में है? 2 में, 1 में या था 2 में? 2 में है आई थिंक, हाँ 2 में ही है। देख लेना अगर ये कुछ तो वैसा होगा तो पॉलिटी बता। वाले पोर्शन नहीं है, हाँ गवर्नेंस तो वाला। ठीक है ना तब फिर। ये एक देखो विश्वकर्मा स्कीम के बारे में दिया है। तो पहले भी एक बार न्यूज में आया था 2023 में 17 सितंबर को ये चीज चालू की गई थी, विश्वकर्मा क्या नाम है, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा पूजा मनाया ही जाता है हर साल 17 सितंबर को, और ये 2023 में ही लॉन्च हुआ था ये। क्या कर रहा है कि स्कीम दैट विल बी बेनिफिटेड इंडिविजुअल्स स्किल्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। क्या कर रहा है कि ये स्कीम किसको फायदा देगा? तो जो क्राफ्ट्स जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, समझ गए, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है तो उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जैसे कि मतलब ये जो है ना पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके अंदर आते कौन कौन है? जैसे होता है ना कारपेट, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब नहीं समझते हैं? सुनार। हाँ सुनार, ब्लैक स्मिथ लोहार, उसका जो फिशरमैन होता है, नाव चलाने वाला होता है, ऐसे 18 है। समझ गए, तो ये सब इसी में आते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर। तो अब क्या करा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? तो टू सपोर्ट द पीपुल इंगेज इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो जो लोग ट्रेडिशनल क्राफ्ट में इंगेज हैं उन्हें सपोर्ट करना, मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स मतलब जो बहुत समय से परंपरागत चलते आ रही है। दिस ऑब्जेक्टिव इज ड्राइवन बाय द डिजायर टू सपोर्ट द आर्टिसंस एंड craftspeople financially as well as to keep the age-old tradition and diverse heritage alive through local products, art and crafts। अब क्या कह रहा है कि इससे किसको किसको सपोर्ट हो रहा है? तो जो हमारे आर्टिसंस हैं, कारीगर लोग, क्राफ्ट्स पीपुल, इनको तो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से मदद, और ये ओल्ड जो ट्रेडिशन है इसको बनाए रखना के, उसके बाद डाइवर्स हेरिटेज, जो हमारे अलग अलग हेरिटेज है उसको क्या करना, जिंदा रखना, किसके थ्रू? तो लोकल प्रोडक्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के थ्रू। क्या करें, जैसे दिया बाती ये सब बनाते हैं ना, ये सब उसका देखो लकड़ी का बहुत सारा क्राफ्ट्समैन बनाएगा, अच्छे अच्छे डिजाइन का चीजें कुछ बना दिया भगवान बुद्ध का, और वो 50 रुपए का चीज है, मॉल में गया लेके उसको 500 रुपया में बेच दिया, 5,000 में भी बेच देता है। तो इससे क्या होगा, वो कल्चर चलते रहेगा, ट्रेडिशन चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इसी चीज को सपोर्ट दिया जा रहा है विश्वकर्मा योजना के। अब कहता है ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल, पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स, आर यूजुअली सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर जनरली कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल और अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो क्या कहता है कि इंडियन इकोनॉमी में जो है आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल दोनों आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो कुछ भी वर्क करते हैं तो अपने हाथों से या छोटे छोटे टूल से, मतलब औजार से। और ये सब जनरली क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, किसी के अंदर तो काम नहीं करता, ये लोग खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। और इसको क्या माना जाता है कि इकोनॉमी के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या इनफॉर्मल है, मतलब औपचारिक रूप से इसे कोई पद नहीं दिया गया है। होता नहीं, ये लोग काम कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड रूप से नहीं, औपचारिकता नहीं। फिर कहता दिस ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल आर रेफर्ड टू एज विश्वकर्मा। तो कहता है कि ऐसे ट्रेडिशनल आर्टिसंस मतलब जो परंपरागत ये कारीगर लोग होते हैं या जो क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, विश्वकर्मा। एंड आर इंगेज्ड इन ऑक्यूपेशंस लाइक ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, स्कल्पचर। और ये लोग कौन से काम में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन में? ऑक्यूपेशन मतलब था पेशा, तो पेशा मतलब क्या, प्रोफेशन है। जैसे ब्लैक स्मिथ समझते हो, गोल्ड स्मिथ, पोर्टर्स जो घड़ा बनाता है, कारपेंटर बढ़ई, और स्कल्पचर मूर्ति वगैरह, मूर्तिकार, ये सब चीजें विश्वकर्मा के अंदर आता है। अब कहता है दीज स्किल्स और ऑक्यूपेशंस आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फॉलोइंग ए गुरु शिष्य मॉडल। अब देखो ये क्या कर रहा है कि इस स्किल्स इस ऑक्यूपेशन के द्वारा क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जो है
स्किल्ड मतलब ये जो काम है पहुंचता है, और गुरु और शिष्य का जो ये मॉडल है ना, ट्रेनिंग मतलब मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेडिशनल ट्रेनिंग। तो मतलब ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, तो गुरु क्या करते हैं अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं, तो कहता है ये क्या हो, चलता रहे, इसलिए ये योजना लाया गया है सपोर्ट करने के लिए। फिर कहता है पीएम विश्वकर्मा योजना एम्स, इसका एम क्या है, तो टू स्ट्रेंथन द गुरु शिष्य परंपरा। ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है इसको मजबूती प्रदान करे, और फैमिली बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स बाय आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल वर्किंग विद देयर हैंड्स एंड टूल। और ऐसे परिवार, ऐसे घर वाले जो ये ट्रेडिशनल मतलब जो कारीगर हैं या जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों या औजार से जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको सपोर्ट करना। यही है इंपॉर्टेंट लाइन है, तो विश्वकर्मा योजना के अंदर यही बेनिफिट है। अब कहता है द स्कीम आल्सो एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एज वेल एज द रीच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। अब देखो ये क्या करा है, तो ये स्कीम क्या करेगा, तो कहाँ है, क्वालिटी को बढ़ाएगा, उसके बाद रिच ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ क्या करा मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स बनेगा उसके मार्केटों तक पहुंचाना, ठीक ना, एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, तो मार्केट तक पहुंचाना, फिर उसके बाद वहां पे उसका सेल हो, फिर उसे मिलेंगे बेनिफिट्स, ये सब चीजें। फिर स्कीम में क्या बोला गया है कि विश्वकर्मा ऑफ इंडिया आर इंटीग्रेटेड विद द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। ये कह रहे हैं कि ये जो विश्वकर्मा के जो मतलब जो लोग होते हैं, भारत के जो विश्वकर्मा के लोग हैं, तो वो क्या है कि हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू और विदेशी के बीच में जो चेन है उसका ये अभिन्न अंग है, ये कह रहे हैं मोदी जी। पीएम विश्वकर्मा योजना इज एक्सपेक्टेड टू रीच एंड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू 30 लाख फैमिली। अब देखो इस योजना के अंदर जो है अनुमान लगाया जा रहा है 30 लाख घर वालों को बेनिफिट मिलेगा, और 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर आते हैं। जैसे ये देखो, ये नेट से मैंने देखा था, जैसे कारपेंटर, बोट मेकर नाव जो बनाते हैं, आर्मेरर, आर्मरर मतलब जैसे कवच वगैरह सब बनाता है ना लड़ने वाला वो, ब्लैक स्मिथ, हैमर, लॉक स्मिथ, गॉटर, स्कल्पचर, कॉबलर, ढेर सारा देखो। चलिए ठीक है, आ, चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है।